हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों भारतवर्ष। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है दोस्तों प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे भारतवर्ष। भारतवर्ष का हमको संकल्पना देखना और उसके विचार देखना है दोस्तों। क्या संकल्पना और विचार। अब भारतवर्ष की संकल्पना क्या थी दोस्तों? ठीक है। तो देखिए, अभी ये चर्चे में क्यों है दोस्तों, इसे सिलेबस में क्यों ऐड किया गया है? कि देखिए दोस्तों, भारत का नक्शा यहाँ पर है दोस्तों, बलूचिस्तान। ठीक है। यहाँ पर है पाकिस्तान वाला क्षेत्र। ये है पूरा भारत, नेपाल, भूटान और ये है अपना अरुणाचल प्रदेश तक। प्राचीन भारत में इन सारे एरिया को क्या कहा जाता था? भारतवर्ष कहा। ये क्या कहा जाता था? भारतवर्ष कहा जाता था। और ये कहाँ से? समुद्र के उत्तर से लेकर के कहाँ कहाँ पर? समुद्र के उत्तर से लेकर के बर्फीली पहाड़ी के दक्षिण के बीच के क्षेत्र को भारतवर्ष कहा। अब ये भारतवर्ष की संकल्पना कहाँ से विकसित हुई दोस्तों? ये हम लोग देखेंगे भारतवर्ष की संकल्पना कहाँ से विकसित हुई। सबसे पहले इसका वर्णन हमको कहाँ मिलता है? भारतवर्ष का वर्णन महाकाव्य में। कहाँ पे? महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष का वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों, और महाकाव्य की संख्या कितनी दोस्तों? दो। एक है कौन सा? रामायण और एक महाभारत। ठीक है दोस्तों। रामायण 7 खंड में विभक्त है। ठीक है दोस्तों। और महाभारत कितने? 18 पर्वों में विभक्त है दोस्तों। ठीक है। इसी में क्या है? श्रीमद् भगवत गीता दोस्तों। उसी में ही भारतवर्ष का नाम मिलता है दोस्तों, या उसका वर्णन मिलता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारतवर्ष की संकल्पना एवं विचार। अब ये है क्या दोस्तों संकल्पना? देखिए दोस्तों, अब जो भारतवर्ष का नाम है दोस्तों, ये कहाँ से पड़ा? ठीक है, या फिर कहाँ से ये आया नाम, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो वैदिक आर्य जाति थी, भरत, उसके नाम से इसका नाम आया दोस्तों, भरत जाति के नाम से। क्या नाम से? भरत जाति के नाम से भरतवर्ष नाम पड़ा। ठीक है, यह नाम आया दोस्तों। ठीक है। अब देखते हैं, अब ये भरत का वर्णन कहाँ पर है दोस्तों? ऋग वेद में मिलता है हमको। कहाँ पे? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमको इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन अब संकल्पना बोल रहा है दोस्तों वो, देखिए, इसकी 3 संकल्पना हमको देखने को मिली। कितनी? 3 संकल्पना दोस्तों। ठीक है। 3 संकल्पना। अब देखते हैं 3 संकल्पना कौन कौन सी थी, या अवधारणाएं कौन कौन सी थी। सबसे पहले जो राजा मनु के वंशज है, राजा मनु के वंशज ऋषभ देव के ऋषभ देव के पुत्र कौन थे? भरत। भरत, इन्हीं के नाम पर ही भारतवर्ष नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? ऋषभ देव के पुत्र जो थे भरत, उनके ही नाम पर भारतवर्ष नाम रखा गया है। अब इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है हमको? श्रीमद् भगवत गीता में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है। उसके पश्चात जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है, क्योंकि ऋषभ देव जैनों के पहले तीर्थंकर है दोस्तों। इसके जैनों के पहले तीर्थंकर है। साथ ही इनका वर्णन ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। किनका? ऋषभ देव का। ठीक है दोस्तों, एक अवधारणा ये हो गई कि राजा मनु के वंशज ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा। ठीक है। दूसरी संकल्पना क्या है दोस्तों? दशरथ के पुत्र, इसके दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। किसका? भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, या फिर मिलता है। अब देखिए, राम जी 14 वर्ष के वनवास में थे दोस्तों। ठीक है। इसके 14 वर्ष के वनवास में थे। अब कहाँ पे? राम जी कहाँ चले गए दोस्तों? श्रीलंका चले गए। अब उस समय, तत्कालीन समय में भरत ही संपूर्ण कहाँ के? भारतीय क्षेत्र के राजा थे। और इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए नीति अपनाई थी दोस्तों। तो इन्होंने जो जो क्षेत्र जीता, उस क्षेत्र को क्या कहा गया? भारत वर्ष कहा गया। ठीक है। तो भरत के नाम पर भी दशरथ के जो दूसरे पुत्र हैं, उनके नाम पर ही क्या है? भारतवर्ष नाम रखा गया दोस्तों। अब इसकी तीसरी अवधारणा एक है दोस्तों। कौन सी अवधारणा है? कुरुवंश के राजा।
इसके पुरु वंश के दुष्यंत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए दोस्तों। किसके? राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए क्या? भरत। इनके नाम पर भी भारतवर्ष नाम मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये तीन अवधारणाएं हैं दोस्तों, जिसका जिसके कारण भारत का नाम भारतवर्ष रखा या फिर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये जो पुरु वंश का जो हमको वर्णन मिलता है दोस्तों, इसका जो साक्ष्य मिलता है हमें, कहाँ से मिलता है? एक तो महाभारत से मिलेगा आपको। महाभारत के पश्चात कालिदास जी की एक रचना है दोस्तों। कालिदास जी मध्य प्रदेश उज्जैन से संबंधित है दोस्तों। इनकी एक रचना क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। इससे भी हमें जानकारी मिलती है, किसकी? भारतवर्ष की। ठीक है, इससे जानकारी मिलती है, इसी से ही जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब प्राचीन ग्रंथों में भी भारतवर्ष का नाम देखने को मिलता है। एक है विष्णु पुराण। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखे थे महाकाव्य और पुराणों में भी भारतवर्ष का नाम देखने को मिलता है। तो विष्णु पुराण में एक श्लोक है दोस्तों। उस श्लोक को मैं बता रहा हूँ। उत्तरम यत समुद्रस्य। उत्तरम यत समुद्रस्य मतलब कि समुद्र के उत्तर में, और हिमाद्रे चैव दक्षिणम मतलब कि हिमाद्री के दक्षिण में। ठीक है, समुद्र के उत्तर में, हिमाद्री के दक्षिण में, वर्ष वर्ष तद भारत नाम। वर्ष तद भारत भारतम नम भारतीयत्र तवंती तनवंती भारतीयत्र तनवंती। इसी का नाम भारतवर्ष है। और यहाँ पे निवास करने वाले क्या है दोस्तों? भारतीय है। ये किस में कहा गया है? पुराण में कहा गया। कौन सी पुराण? विष्णु पुराण में कहा गया है। ठीक है, इसके पश्चात आपको ऋग्वेद के तीसरे मंडल में भी वर्णन मिलता है। ठीक है, भारतवर्ष का। साथ साथ ऐतरेय ब्राह्मण से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके साथ मैत्रेय पुराण से भी जानकारी मिलती है। इससे मैत्रेय पुराण से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी जानकारी मिलती? भारतवर्ष के नाम की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, फिर आते हैं, अब इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अब भारतवर्ष का नाम सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। पहली शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख है या अभिलेख है दोस्तों। उसका नाम है क्या? हाथी गुफा अभिलेख। क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। ये कहाँ पर था दोस्तों? ये कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश के एक राजा थे दोस्तों, खारवेल। कौन थे दोस्तों? चेदी वंश के राजा खारवेल के द्वारा ये अभिलेख लिखवाया गया था दोस्तों। इसी में सर्वप्रथम भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है। क्या मिलता है? भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है दोस्तों। लेकिन भारतवर्ष का या भारत का सुनिश्चित उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? भारत का सुनिश्चित उल्लेख पाणिनि की किताब है दोस्तों। क्या नाम है पाणिनि की किताब? अष्ट अध्यायी। पाणिनि जी की किताब है अष्ट अध्यायी में जनपद के रूप में भारत का नाम मिलता है। किसके रूप में? जनपद के रूप में भारत का नाम मिलता है। ठीक है दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं हम लोग भारत को प्राचीन भारत को प्राचीन इतिहास में किस किस नाम से पुकारा गया है दोस्तों। तो हम लोग सीक्वेंस से देख लेते हैं। सबसे पहले यही महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है, जिसे भरत का देश कहा गया या फिर भरतों का देश कहा गया। और भरतों का देश मतलब कि भरत एक क्या थी? जनजाति थी दोस्तों, या फिर जाति थी। ठीक है, इसी के नाम पर भारतवर्ष नाम रखा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है आर्यों ने। ठीक है, आर्यों से पहले, हाँ, आर्यों ने इसे क्या बोला है दोस्तों? सप्त सेंधव क्षेत्र बोला है। सप्त सेंधव प्रदेश कहा है। ठीक है, फिर मनुस्मृति में मनुस्मृति में क्या बोला है? इसे ब्रह्म व्रत बोला है। ब्रह्म व्रत। अब यहाँ पे दो नदियां थी दोस्तों, सरस्वती और द्रस्वती। नदियों के बीच में सरस्वती और द्रस्वती जो नदी थी, उसके बीच के क्षेत्र को ब्रह्म वर्त कहा गया है। इसमें मनु स्मृति में। ठीक है दोस्तों, मनु स्मृति में सरस्वती और द्रस्वती नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्म वर्त कहा है।
साथ ही जो गंगा और यमुना नदी के दोआब को, गंगा और यमुना नदी के दोआब को क्या कहा है दोस्तों? ब्रह्मसी, ब्रह्म ऋषि। क्या कहा है दोस्तों? ब्रह्म ऋषि। इसको क्या कहा है? ब्रह्मवर्त। और दूसरे वाले क्षेत्र को क्या कहा है दोस्तों? ब्रह्म ऋषि कहा है। ठीक है। अब साथ ही अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में जम्बू द्वीप नाम मिलता है दोस्तों। क्या नाम मिलता है? जम्बू द्वीप। ठीक है। अब जम्बू द्वीप ये एक जम्बू वृक्ष के नाम पर इसका नाम पड़ा है दोस्तों। जम्बू मतलब कि जामुन का वृक्ष था दोस्तों, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? जम्बू द्वीप पड़ा है। साथ ही आपको जो फारसी लोग थे दोस्तों, फारसी लोगों ने क्या बोला है? हिंदू कहा है दोस्तों। सिंधु नदी को वो लोग हिंदू बोलते थे और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा है दोस्तों। और अरबी लोगों ने इसे कौन सा प्रदेश कहा है? अल हिंद प्रदेश कहा है। क्या कहा है दोस्तों? अल हिंद प्रदेश। साथ ही तुर्की लोगों ने हिंदुस्तान कहा है दोस्तों इसे। क्या कहा है? हिंदुस्तान कहा है। ठीक है। क्या कहा है? हिंदुस्तान कहा है दोस्तों। साथ ही और एक, अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर कलचुरी राजवंश था दोस्तों। कहाँ पे? त्रिपुरी में। त्रिपुरी में एक युवराज प्रथम राजा हुए दोस्तों। उनके राज दरबार में एक राजशेखर कवि थे। राजशेखर कवि थे। उन्होंने क्या कहा है कि नर्मदा नदी के ऊपर का क्षेत्र या नर्मदा नदी के ऊपर का भाग आर्यव्रत था। आर्यव्रत। ठीक है दोस्तों। साथ ही एक किताब है दोस्तों, हुडूद अल आलम। हुडूद अल आलम में हिंदुस्तान नाम मिलता है भारत का। क्या नाम मिलता है? हिंदुस्तान नाम मिलता है। साथ ही दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग ने, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का नाम क्या बताया दोस्तों? तिन तियेन चू, तियेन चू और इंचू, इंतु, ये नाम बताया दोस्तों हेनसांग ने। ठीक है। साथ ही और एक यात्री था इनका, हाना कियान। हाना कियान, इसने क्या बोला है भारत क्षेत्र को? सेन दू। क्या बोला है? सेन दू। वही सिंधु नदी के नाम पे सेन दू। ठीक है। फिर इत सिंह ने क्या बोला है? इत सिंह ने आर्य राष्ट्र, आर्य राष्ट्र। ठीक है। साथ ही ब्रह्म राष्ट्र। क्या बोला है? ब्रह्म राष्ट्र। और हेरियोडोरस ने, ठीक है, हेरोडोरस ने क्या बोला है? इंडिया शब्द बोला है। ठीक है दोस्तों। भारत के लिए क्या बोला इन्होंने? इंडिया शब्द बोला है। ठीक है। अब इसी भारत का, इसी भारत का या इसी भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्र क्या क्या था दोस्तों? अभी हम लोग ने देखा था पिछले वाले स्लाइड में कि यहाँ पे बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है। ये भारत वाला क्षेत्र है। ये नेपाल, ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र को ही क्या बोलते थे? भारतवर्ष कहा जाता था, या इसी को अखंड भारत कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता था? अखंड भारत। ये इसी संकल्पना के कारण अभी चर्चे में था दोस्तों कि जो हमारा संविधान है उसमें इंडिया शब्द को प्रतिस्थापित करने की बात कही गई थी दोस्तों। क्या उसको, इंडिया शब्द को प्रतिस्थापित करने की बात कही गई थी भारत से। ठीक है। G20 में जो सदस्य आए थे दोस्तों, यहीं से ये विवाद शुरू हुआ था दोस्तों। G20 में जो सदस्य आए थे उनको संबोधित या उनको इनवाइट करने के लिए भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था दोस्तों। इसमें डॉक्यूमेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, इसलिए ये चर्चे में था दोस्तों। तो यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि भारतवर्ष का उल्लेख किन किन ग्रंथों में देखने को मिलता है, कहाँ पर इंडिया, या किसने इंडिया कहा है भारत को सबसे पहले? तो हेरियोडोरस ने कहा है। किसने आर्य राष्ट्र कहा है? तो इत सिंह ने कहा है। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों आपके प्रीलिम्स के पेपर में। ठीक है। अब प्राचीन काल में भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया था। देखिए आपको मैं एक नाम बताता हूँ। जो उत्तर का जो क्षेत्र था दोस्तों भारत का, देख लेते हैं हम लोग मैप में।
ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था दोस्तों, इसे क्या बोलते थे? उद्दीच। ये उद्दीच कहलाता था दोस्तों। ठीक है, मध्य वाले देश को क्या बोलते थे? मध्यम देश। मध्यम देश। ठीक है दोस्तों, और जो पूर्व वाला क्षेत्र था इसको बोलते थे प्राच्य। ठीक है, पूर्व वाले को क्या बोलते थे? प्राच्य। और पश्चिम वाले को क्या बोलते थे दोस्तों? अपरांत। पश्चिम वाले को और अपरांत, और दक्षिण वाले को दक्षिणा पथ कहते थे। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते थे? दक्षिणा पथ कहते थे। ये प्राचीन काल में भारतवर्ष को या भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, ये नाम है आईएमपीए दोस्तों। अब इसी भारत वर्ष का भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व भी था दोस्तों। क्या? भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व। अब देखते हैं भौगोलिक महत्व क्या था। तो आपको मैं यहीं पर, ये वैसे मेंस का टॉपिक है दोस्तों, लेकिन हम लोग इसमें प्रीलिम्स में देख लेते हैं। भौगोलिक क्यों क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ से हिमालय है। ठीक है दोस्तों, हिमालय हिमालय साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत के मौसम को या जलवायु को कैसा उष्णता प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, यही भारतवर्ष का भौगोलिक महत्व है। और यदि ऐतिहासिक महत्व देखें दोस्तों, तो प्राचीन काल में, ठीक है, अब देखिए, ये भी भौगोलिक से जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए हिंदू कुश पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, इसी के बीच में छोटे छोटे दर्रे हैं दोस्तों। उनका नाम क्या है? खैबर दर्रा, कोमल दर्रा, और कुर्रम, बोलन, टोची, इस टाइप के दर्रे मिलते हैं दोस्तों। यहीं से विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया दोस्तों। जैसे आप देखेंगे पूर्णों का आक्रमण होता है, पूर्ण के बाद शक, कुषाण, ठीक है दोस्तों, तुर्क और अरब आक्रमण हुए दोस्तों। इन्हीं दर्रों से उन्होंने कहाँ पर प्रवेश किया? भारतीय क्षेत्र में। ये इसका क्या हो गया दोस्तों? ऐतिहासिक महत्व हो गया। ठीक है, और ये भौगोलिक महत्व क्या था? कि हिमालय की उपस्थिति और आसपास समुद्र की उपस्थिति दोस्तों। ठीक है, और बीच में पहाड़, आपको मैदान, ये सब चीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको भारतवर्ष वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार और हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो ठीक है, इसका कि भारतवर्ष क्या था। तो भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलेगा आपको? व्यवस्थित उल्लेख कहाँ पर मिलेगा? पाणिनि की अष्ट अध्याय में सुव्यवस्थित उल्लेख दोस्तों। ठीक है, भारतवर्ष का। और पहली शताब्दी के कौन से अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख से भी जानकारी मिलेगी भारतवर्ष। ठीक है, अब ये भारतवर्ष का नाम किसके नाम पर पड़ा है? ये भरत जाति या जनजाति के नाम पर पड़ा है। भरत जाति या जनजाति के नाम पर पड़ा है, जिसका वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है हमको? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक, इसके पश्चात इसके पश्चात कहाँ पर इसकी 3 अवधारणाएं देखे हम लोगों ने। कौन कौन सी अवधारणा? पहली अवधारणा है ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पे। ठीक है, दशरथ के पुत्र भरत के नाम पे भारतवर्ष। और तीसरी अवधारणा है इसमें क्या? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा है दोस्तों। ठीक है, 3 इसकी अवधारणा है इसके नाम की। ठीक है, अब इसका वर्णन हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? विष्णु पुराण, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐत्रेय के बाद मैत्रेय पुराण, इन सब चीज में इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप ये भारतवर्ष का कंसेप्ट समझ गए होंगे दोस्तों। टी के हिसाब से इतना ही काफी है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेद वेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसका? वेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों। आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।